हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या एनेंशियोमेरिज्म प्रकाश समावयवता या एनेंशियोमेरिज्म, या हम कह सकते हैं कि ऐसे त्रिविम समावयवी जो प्रकाश सक्रिय होते हैं, ये क्या होंगे? ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स। ये ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स क्यों है? तो यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव जो हमने लिखा है उसका मीन ये हुआ कि जो स्टीरियो आइसोमर प्रकाश के साथ कोई इंटरेक्शन करते हैं, उसके साथ सक्रियता रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। यहाँ पर ये जो प्रकाश है, ऑप्टिकल जो हमने लिखा है, ये किसके लिए है? PPL के लिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ जब हम किसी स्टीरियो आइसोमर का इंटरेक्शन करवाएं और उस इंटरेक्शन से उस PPL या ऑप्टिकल जो रेज हैं उनमें कुछ चेंज अगर आता है, तब हम कहेंगे कि वो स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उन्हें बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ऑप्टिकल आइसोमर्स रिप्रेजेंट करने का जो प्रॉपर्टी है उसी को हम कह रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये PPL क्या है? PPL को हम कह रहे हैं यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश का मीन क्या हुआ कि जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन है लाइट के मूवमेंट का। लाइट यहाँ इसका सोर्स है, यहाँ से इस तरफ आपकी तरफ आ रही है, तो ये उसका डायरेक्शन हो गया। यहाँ से जो लाइट आ रही है तो हम कह रहे हैं कि लाइट वेव्स के रूप में आती है। तो जब लाइट वेव्स के रूप में आएगी तो वो वेव्स इस प्रकार से मूव होके आ रही है, तो ये एक प्लेन बन रहा है। इसी प्रकार इस सोर्स से लाइट के जो वेव्स हैं वो इस प्रकार से भी मूव होकर आएंगी, ये दूसरा प्लेन। इसी प्रकार इस सोर्स से लाइट इस प्रकार से भी। तो यहाँ पर जो सोर्स है उस सोर्स से जो ऑप्टिकल रेडिएशंस आ रही है वो कई प्लेन्स में मूव करती है, तो वो मल्टीप्लेनर होती है। लेकिन जब उनको हम फिल्टर में से पास आउट करते हैं तो हम उनको PPL में कन्वर्ट कर लेते हैं कि हमें सिर्फ एक ही तल वाली, जैसे हमने यहाँ जब फिल्टर लगाया उसके बाद हम क्या कहेंगे कि इसके बाद यहाँ तो हमें हर प्लेन की लाइट प्राप्त हो रही है, लेकिन इसके बाद सिर्फ एक ही प्लेन वाली लाइट प्राप्त हो। यहाँ से इसके आगे के जो पोर्शन है उसमें लाइट इस प्रकार से मूव कर रही है, सिर्फ इसी प्रकार से, तो उसका एक ही प्लेन बनेगा। तो हम उसको यहाँ पर जैसे दर्शाते हैं इस प्रकार से कि लाइट इस प्रकार से मूव कर रही है, तो यहाँ पर सिर्फ एक प्लेन हुआ ये। इसे हम बोल रहे हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड फॉर्म में है, पॉजिटिव और नेगेटिव एम्पलीट्यूड है इसके। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ जैसे यहाँ से हमने बात की थी, यहाँ इसके बाद इस फिल्टर के बाद जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड है। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का हम इंटरेक्शन करवाते हैं किससे? स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स समन्वय संख्या 4 वाले भी और समन्वय संख्या 6 वाले भी, या जो भी स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास है। वो स्टीरियो आइसोमर्स पहले हम कहाँ देख चुके हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, जहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार के आइसोमर बनाते हैं, सिस और ट्रांस।
तो वो जो आइसोमर है उनको हमने यहाँ इस प्लेन पोलराइज्ड वाले रीजन में सैंपल ट्यूब के अंदर जब रखेंगे, तो जैसे यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि सैंपल ट्यूब के अंदर ये स्टीरियो आइसोमर रखा हुआ है और ये जब लाइट इसमें से पास आउट होती है तो इसके साथ इंटरेक्शन के बाद अब ये जो लाइट आ रही है वो अगर सेम उसी प्लेन में सेम उसी पोजीशन पर आ रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि इस सैंपल ट्यूब में रखा हुआ स्टीरियो आइसोमर इस पीपीएल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई चेंज आया ही नहीं। तो जब कोई चेंज नहीं आया तो उस कंडीशन में इस सैंपल ट्यूब में रखे हुए उस स्टीरियो आइसोमर को हम कहेंगे कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसने उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया। लेकिन अगर सैंपल ट्यूब में रखे गए स्टीरियो आइसोमर के साथ ये इस प्लेन में मूव करने वाली पीपीएल इसके साथ इंटरेक्शन के बाद अपना ये जो एंगल है उस एंगल में कुछ चेंज कर लेती है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ इस एंगल में आकर थोड़ा सा इस एंगल से यू मूव करने लगती है, तो जब आप इसको देखेंगे यहाँ से आपकी तरफ से देखेंगे तो ये इस एंगल से थोड़ा इस तरफ डाइवर्ट हो गई है राइट हैंड साइड में आपके अकॉर्डिंग, यहाँ सेंटर से थोड़ा सा राइट हैंड एंगल में डाइवर्ट हो गई है। तो इस डाइवर्जन को हम बोलेंगे प्लस डाइवर्जन, पॉजिटिव डाइवर्जन। तो ये डेक्स्ट्रो कंडीशन है रोटेशन का कि इस स्टीरियो आइसोमर ने पीपीएल के इस प्लेन को तल को राइट हैंड साइड में रोटेट करवा दिया है। तो इस प्रकार से अगर इस सैंपल ट्यूब में रखा हुआ स्टीरियो आइसोमर जो सैंपल के रूप में काम कर रहा है वो अगर इस पीपीएल के प्लेन को राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करवा देता है, तब हम क्या कहेंगे कि सैंपल ट्यूब के अंदर रखा हुआ स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि ये हम रोटेशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो रोटेशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या तो रोटेशन राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, तो दो प्रकार के स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। कौन से? जो ऑप्टिकल एक्टिव हैं। कौन कौन से? प्लस जो राइट हैंड एंगल में रोटेट करवा रहे हैं राइट हैंडेड, और माइनस जो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करवा रहे हैं लेफ्ट हैंडेड। इन्हीं को हम राइट हैंडेड वाले को डेक्स्ट्रो डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम लेवो से रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो ये दो प्रकार की स्टीरियो आइसोमर्स डी और एल, अलग अलग कंपाउंड के जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनके लिए इस पॉजिटिव और नेगेटिव जो एंगल है, ये जो पॉजिटिव एंगल है इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अल्फा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है, वो क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। लेकिन यहाँ जो स्टीरियो आइसोमर्स जो ऑप्टिकल एक्टिव हैं उनको हम उनकी जो रोटेशन का डायरेक्शन है कि वो किस डायरेक्शन में उसको रोटेट करवा रहे हैं पीपीएल को, उसी के अकॉर्डिंग सिर्फ दो कैटेगरी में रखा, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल डी और स्मॉल एल से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स। इन्हें हम एनेंशियोमर्स या एनेंशियोफॉर्मर्स भी कहते हैं, एनेंशियोमर्स या एनेंशियोमॉर्फर्स भी कहते हैं। क्यों? यहाँ पर जो एनेंशियो है इसका मीन होता है अपोजिट। इसका मीन क्या है? अपोजिट। तो अपोजिट का मीन क्या हुआ? यहां पर हमने ये देखा कि जो दो स्टीरियो आइसोमर हैं उनमें से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है और दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में। जब एक ही कंपाउंड के दो स्टीरियो आइसोमर होते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव हो, तो उनमें से एक राइट हैंड साइड में पीपीएल को रोटेट करवाएगा और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में।
ये अगर राइट हैंड साइड में 10 डिग्री रोटेट करवा रहा है तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में 10 डिग्री रोटेट करवाएगा। इसको हम +10 डिग्री बोलेंगे, इसको -10 डिग्री। तो वो जो इनका क्वांटिटी है वो जस्ट इक्वल होगा, बस साइड अपोजिट होगा। उस अपोजिट के लिए यहाँ यूज किया गया क्या, एनेंशियोमर्स यानी मेंबर्स या आइसोमर्स। तो इस प्रकार से ये ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स या एनेंशियोमर्स, इनके बारे में हमने ये इंट्रो देखा कि किस प्रकार से इनको हम क्लासिफाई करते हैं। अब ये जैसे जो मेथड हमने स्टडी किया ये प्रैक्टिकल मेथड है। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक हैं उनके द्वारा जब देखते हैं तो इस प्रकार का हम अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली जैसे सीस और ट्रांस हैं उनको हमने थ्योरेटिकली स्टडी किया कि किस प्रकार से उनका जो फॉर्मूला हम लिखते हैं ज्योमेट्रिकल फार्मूला, उस ज्योमेट्रिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग हम उनको बता सकते हैं कि वो सीस है या ट्रांस है। इसी प्रकार थ्योरेटिकल बेस पे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी कैसे पहचान करेंगे कि वो स्टीरियो आइसोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव हैं या नहीं है। तो एक आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि वो ऑप्टिकल आइसोमर पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे वो हम प्रैक्टिकली इस प्रकार जो इंस्ट्रूमेंट है उनके द्वारा देखते हैं। थ्योरेटिकली जो एनेंशियोमर्स हैं उनकी हम पहचान कर सकते हैं कि वो एनेंशियोमर है या नहीं है। वहाँ पर हम एंगल नहीं निकाल सकते कि कितना एंगल है उनका, सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या वो एनेंशियोमर है या नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है उसके लिए हम दो कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट, उस आइसोमर के अंदर सिमेट्री प्लेन नहीं हो, सिमेट्री प्लेन नहीं पाया जाता हो। और नंबर 2, सिमेट्री प्लेन जब उसमें नहीं है तो उसकी जो मिरर इमेज है, जब हम मिरर इमेज बनाएंगे वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है या नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर अपने पास हैं उनमें हम पहले क्या देखेंगे कि उसमें सिमेट्री प्लेन है या नहीं है। सेकंड, हम क्या देखेंगे कि अगर उसमें सिमेट्री प्लेन नहीं है तब हम उसकी मिरर इमेज बनाएंगे, और मिरर इमेज बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि वो जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हो रही है या नहीं हो रही है। सिंपल, जैसे ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म है या एक आइसोमर है, हमने यहाँ जब बीच में मिरर रखा तो उस मिरर के सहायता से हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे, और इसका मिरर इमेज उस मिरर के अंदर यहाँ बनेगा ये इसका मिरर इमेज हो गया। अब ये जो दो मिरर इमेज हो गई ये ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है ये हमें देखना है। तब हम क्या देखेंगे कि ये जो मिरर इमेज है ये सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको कंडीशन कल भी बताया था कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों का प्लेन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो दोनों का फेस एक डायरेक्शन कर दिया। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। जब हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो सेम कंपोनेंट है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं सेम कंपोनेंट, तो हम क्या कहते हैं इस कंडीशन को कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। अगर ये अध्यारोपित नहीं होते हैं तब हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हैं या एनेंशियोमर्स हैं। तो ये दो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उनको पता लगाएंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है, एनेंशियोमर है या नहीं है। तो हम अब बात करते हैं समन्वय संख्या 4 वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए कि समन्वय संख्या 4 वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। समन्वय संख्या 4 वाले जो
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो हमने देखा कि उनका जो ज्योमेट्री है वो दो प्रकार का है। कौन कौन सा? टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, दो प्रकार का ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब हम बनाते हैं तो इस प्रकार से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यहाँ L1, L2, L3 और L4। जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम बनाते हैं तो उनको इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। L1, L2, L3 और L4। जैसे ये स्क्वायर प्लेनर के जैसे हो गया। तो ये मॉडल्स हमने कल देख लिए थे। अब यहाँ पर ये समन्वय संख्या 4 वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं इनमें दो प्रकार के आइसोमर्स हुए, ज्योमेट्रिकल फॉर्म हुई, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अब हम देखते हैं कि ये दोनों फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगी या नहीं करेंगी। तो पहले हम स्क्वायर प्लेनर की अगर बात करें तो स्क्वायर प्लेनर को जब हम देखते हैं तो इसमें कंडीशन क्या है कि ये स्क्वायर प्लेनर इस प्रकार का है, लगभग ये इस प्रकार का है, जिसमें यहाँ बीच में एम है मेटल, ये लिगेंड 4 कोनों पर जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या था ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कि उनके अंदर सिमेट्री प्लेन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा सिंपल इस प्रकार से, जैसे ये 4 लिगेंड हैं L1, L2, L3 और L4, हम इनको सिंपल लिगेंड मान लेते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड मान लेते हैं, चाहे वो अलग अलग हो। जैसे ये Cl माइनस, ये Br माइनस, ये Cn माइनस, ये OH माइनस, और यहाँ पर मेटल जैसे प्लेटिनम। अब इस कंडीशन में जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो हम ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ हम बीच में से इसको कट करेंगे यहाँ, तो ये जो प्लेन है बीच वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन इस प्रकार से, ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 2 सेम पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर सिमेट्री प्लेन प्रेजेंट है। तो जब सिमेट्री प्लेन प्रेजेंट हो गया तो उस कंडीशन में इस तरह के जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकल इनएक्टिव। या हमने दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिया, जैसे यहाँ पर सेंटर में मेटल है प्लेटिनम, यहाँ लिगेंड Cl माइनस, यहाँ Br माइनस, यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Br माइनस। अब आप क्या देखेंगे, इसको हम यूं तो 2 बराबर भागों में डिवाइड कर ही सकते हैं, ये सिमेट्री प्लेन तो है ही, यहाँ से ये सिमेट्री प्लेन भी इसके अंदर पाया जा रहा है, 2 इक्वल इससे। तो उस कंडीशन में सिमेट्री प्लेन होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उनके अंदर सिमेट्री प्लेन प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे। तो अधिकांश जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनमें सिमेट्री प्लेन होने की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है। लेकिन सबके लिए ये सही नहीं है। जैसे यहाँ पर अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं,
CH3 ग्रुप यहाँ और ये CH3 ग्रुप। C6H5 H H C6H5 ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ पर हम इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ कंडीशन क्या है, चलो ये अब देखिए यहाँ पर सेंटर में प्लेटिनम मेटल है, ये NH2 है, NH बैलेंसी कंप्लीट कर लेना आप लोग। अब यहाँ पर ये प्लेटिनम मेटल जैसे सेंटर में प्लेटिनम मेटल है, यहाँ पर ये NH और इस तरफ भी NH है, उनके साथ इस तरफ है ऊपर की तरफ H, यहाँ पर ऊपर की तरफ H, नीचे की तरफ C6H5, यहाँ ऊपर की तरफ H और नीचे C6H5। यहाँ पर कार्बन के साथ ऊपर की तरफ CH3, नीचे की तरफ भी CH3, यहाँ कार्बन के साथ ऊपर भी H और नीचे भी H। अब ये आपको इमेजिनेशन रखना होगा कि देखो यहाँ पर नीचे C6H5 ग्रुप है, यहाँ नीचे C6H5 ग्रुप है, ऊपर दोनों जगह H है, यहाँ नीचे CH3 है, ऊपर CH3 है और यहाँ ऊपर नीचे H है। अब यदि हम इसको स्क्वायर प्लेनर को बीच में से यहाँ इस प्लेन में से काटें तो क्या ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा सेम बनेगा? ऊपर वाले में ऊपर यहाँ क्या होगा, ऊपर की तरफ फ्रेम तो सेम है, इसके अलावा ऊपर की तरफ यहाँ CH3 है, यहाँ क्या है H है। इसके नीचे वाले फ्रेम में यहाँ नीचे की तरफ CH3 होगा और इधर H है, ये दोनों पोर्शन सेम हो गए। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इस फ्रेम के ऊपर वाले हिस्से में H होगा, जबकि नीचे वाले में क्या होगा C6H5। यहाँ ऊपर वाले में क्या होगा H और नीचे क्या होगा C6H5। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये प्लेन काटते हैं तो दोनों जो दो लेयर बनेगी ऊपर वाली और नीचे वाली वो बिल्कुल सेम नहीं होंगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके अंदर सिमेट्री प्लेन प्रेजेंट नहीं है। जब इसमें सिमेट्री प्लेन प्रेजेंट नहीं है तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये जो इसका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली जब एक्टिव है तो इसका एक आइसोमर ये हो गया और दूसरा आइसोमर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम मिरर मानकर इसके सामने क्या बनाएंगे, इसका मिरर इमेज। तो जो मिरर इमेज बनाएंगे वो इसका दूसरा आइसोमर हो जाएगा, वो दोनों क्या कहलाएंगे एनेंशियोमर।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसके लिए बना देते हैं, पहला हमें पता करना होगा कि जो आइसोमर हमने लिखा है, जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म हमने लिखी है, उसमें सिमेट्री प्लेन है या नहीं है। अगर सिमेट्री प्लेन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उसका मिरर इमेज बनाएंगे। यहाँ जब इसके सामने यहाँ मिरर रखेंगे तो उसका मिरर इमेज इस प्रकार से बनेगा। यहाँ L1 यहाँ दिखेगा, L2 जो दूर है वो दूर दिखेगा, L3 और L4 ये इस प्रकार से दिखेंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, पहले सिमेट्री प्लेन चेक करेंगे, वो नहीं है तो मिरर इमेज बनाएंगे। जो मिरर इमेज हम बना देंगे फिर उनको हम देखेंगे कि वो सुपर इम्पोज्ड हो रही है या नहीं हो रही है। उस कंडीशन में जैसे मान लो अभी इन्हीं को सुपर इम्पोज करना हो तो हम क्या देखेंगे कि इस का जो फेस है वो इस तरफ है और इसका फेस भी इस तरफ है। अब इसको या इसको किसी को भी उठाकर दूसरे के ऊपर रखें, दूसरे के ऊपर रखने पर L1 के ऊपर L1 नहीं आ रहा हो, L2 के ऊपर L2 नहीं आ रहा हो, वो सेम पोजीशन में नहीं आ रहे हो, तो हम इसको रोटेट करवाकर ये करवाने का प्रयास कर लेंगे। रोटेट करवाकर सिर्फ ये ध्यान रहे कि जो फेस है वो फेस चेंज नहीं होगा। रोटेट ऐसे नहीं करना है, रोटेट हम यूँ कर सकते हैं, इतना हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं कि जो फेस है वो फेस उसी डायरेक्शन में रहे। जब रोटेट करके भी हम देख लेते हैं कि जो सेम पोर्शन है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे कि वो सुपर इम्पोज्ड नहीं हो रहा है। तो जब मिरर इमेज सुपर इम्पोज्ड नहीं हो रही है तब हम क्या कहेंगे कि वो दोनों जो मिरर इमेज हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर हैं। उनमें से वो दोनों एनेंशियोमर हैं, उनमें से एक होगा डी फॉर्म, एक होगा एल फॉर्म। कौन सा डी फॉर्म है कौन सा एल फॉर्म है वो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सिर्फ हम ये पता लगा लेते हैं कि वो ऑप्टिकल आइसोमर हैं, वो एनेंशियोमर हैं। लेकिन पहले हमें प्लेन देखना जरूरी है। तो इस प्रकार कुछ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसी प्रकार से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए अगर हम बात करें तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनमें अगर हम देखें तो वहाँ पर इजी गोइंग सिमेट्री प्लेन हमें नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर सिमेट्री प्लेन नहीं है तो स्क्वायर प्लेनर की तुलना में जो टेट्राहेड्रल फॉर्म है वो अधिक एसिमेट्रिक है। इस कारण टेट्राहेड्रल फॉर्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो स्क्वायर प्लेनर से अधिक होती है। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं अगर ये सारे लिगेंड एक जैसे नहीं हों, L1, L2, L3, L4 ये लिगेंड अगर सेम है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। हाईली सिमेट्रिक होने से फिर इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये लिगेंड इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा और वो आइसोमर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ प्लेन रखकर इसका मिरर इमेज बना लेंगे। जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे L1 L4 ये L2 और L3 इस प्रकार से। तो ये इसका क्या बन जाएगा, मिरर इमेज। और यही के हैं दोनों ऑप्टिकल आइसोमर या एनेंशियोमर। लेकिन ये जो एनेंशियोमर है ये दो फॉर्म है तो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों का स्टेबिलिटी में कुछ डिफरेंस ज़रूर रहेगा। तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस जिसको हमें एनर्जी बैरियर के रूप में बोलते हैं, टेट्राहेड्रल के लिए वो जो एनर्जी बैरियर है वो कम होता है
कम होने की वजह से जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, उन एनवायरमेंटल कंडीशन से उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि जब उनको हम एक साथ या किसी एक फॉर्म को एनवायरमेंटल कंडीशन में रखते हैं तो वो जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वहाँ से एनर्जी लेकर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने ये एक फॉर्म ही अगर रखा है तो कुछ समय बाद में हमें इन दोनों का मिक्सर मिलेगा। तो हम इनके लिए क्या कह सकते हैं कि इनको इजीली रिजोल्व करना, अलग अलग प्राप्त करना मुश्किल होता है। रीज़न क्या है कि इनके जो एनेंशियोमर्स हैं उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी बैरियर है, वो कम होता है। तो इस प्रकार से हमने अभी अध्ययन किया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या एनेंशियोमेरिज्म, और अभी हमने एग्जांपल लिया किसका, समन्वय संख्या 4 वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके लिए। तो आप इनके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा समन्वय संख्या 6 वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके लिए। ओके, थैंक यू।